हम लोग इस वीडियो में फेजर पे बात करेंगे। तो मैंने फेजर का यहाँ पे डेफिनेशन लिखा हुआ है और हम लोग फेजर किसे कहते हैं। तो यहाँ पे हम लोग को समझना है कि फेजर एक वेक्टर है जो कि एक कांस्टेंट एंगुलर स्पीड से एंटी क्लॉकवाइज घूमते रहता है अबाउट अ ओरिजिन। अब इसको अगर हम डायग्रामेटिक तरीके से देखें तो हम कह सकते हैं कि मान लेते हैं हमारे पास एक कोऑर्डिनेट एक्सिस है और यहाँ पे हमने यहाँ पे ओरिजिन रखा हुआ है और हमने एक वेक्टर को कंसीडर किया। ये वेक्टर मान लेते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक है, इतना लेंथ का एक वेक्टर है। और अगर इस वेक्टर को अगर हम लोग एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में या हम लोग काउंटर क्लॉकवाइज भी बोलते हैं, एंटी क्लॉकवाइज को दूसरे तरीक़े से हम लोग काउंटर क्लॉकवाइज भी बोलते हैं। तो अगर इस वेक्टर को अगर इस पार्टिकुलर ओरिजिन पे हम लोग कांस्टेंट एंगुलर स्पीड से हम लोग अगर एंटी क्लॉकवाइज ही घुमाएं तो इस वेक्टर को हम लोग क्या बोलेंगे? फेजर। तो हम लोग को यहाँ पे ध्यान देना है कि ये जो फेजर है एक्चुअली में एक वेक्टर है जो कि काउंटर क्लॉकवाइज घूमता है किसी पार्टिकुलर ओरिजिन पे और कांस्टेंट एंगुलर स्पीड से, किसी पार्टिकुलर कांस्टेंट एंगुलर स्पीड से घूमते रहता है। अब ये अगर वेक्टर घूमेगा तो यहाँ पे किसी टाइम पे होगा, फिर जैसे जैसे घूमेगा अगर 90 डिग्री का रोटेशन किया तो ये जो फेजर है यहाँ से चल के यहाँ पे आ जाएगा। फिर अगर 180 डिग्री का रोटेशन हुआ तो ये फेजर जो है ये पूरा करते हुए यहाँ इधर आ जाएगा। तो हमारा कहने का मतलब, हम लोग फेजर कहने का मतलब एक वेक्टर है जो कि हम लोग किसी पार्टिकुलर ओरिजिन पे कांस्टेंट एंगुलर स्पीड से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाते रहते हैं। अब हम लोग को इसमें अगर समझना है कि फेजर डायग्राम क्या है तो इसको हम लोग अगर बात करें तो मान लेते हैं हमारे पास एक ऐसा डायग्राम है इस तरीके से, और इस डायग्राम में हमने एक फेजर को कंसिडर किया, एक फेजर यहाँ पे हमने लिया और या दूसरा भी हम फेजर कंसिडर कर सकते हैं एक। तो हम लोग देख रहे हैं कि एक फेजर ए है, दूसरा फेजर ए है। तो ए एक ऐसा डायग्राम बन गया जिसमें दो फेजर्स दिखाई दे रहा है। तो एक ऐसा डायग्राम जिसमें या तो एक फेजर का प्रेजेंस हो या एक से अधिक फेजर्स का प्रेजेंस हो, उसी डायग्राम को हम लोग नाम देते हैं फेजर डायग्राम। तो फेजर और फेजर डायग्राम में हम लोग को ये समझना है कि फेजर एक वेक्टर हो गया जो कि एंटी क्लॉकवाइज पार्टिकुलर कांस्टेंट स्पीड से घूमते रहता है पार्टिकुलर ओरिजिन पे, और फेजर डायग्राम हो गया कि एक ऐसा डायग्राम जिसमें हमारा फेजर्स का प्रेजेंस हो, उसी डायग्राम को हम लोग फेजर डायग्राम कहते हैं। अब ये जो फेजर डायग्राम है हम लोग के लिए बड़ा ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए कि ये फेजर डायग्राम के हेल्प से हमारे पास कोई भी एक अल्टरनेटिंग क्वांटिटी हो, अल्टरनेटिंग क्वांटिटी का मतलब हो गया कि एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जो कि टाइम के साथ अपने मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को चेंज करे। तो ऐसे क्वांटिटी को हम लोग अल्टरनेटिंग क्वांटिटी बोलते हैं। तो कोई भी अल्टरनेटिंग क्वांटिटी है, फॉर एग्जांपल अगर हम लें, जैसे हमारे पास अल्टरनेटिंग करंट हो गया या अल्टरनेटिंग वोल्टेज हो गया जो कि हम लोग एसी जनरेटर से प्रोड्यूस करते हैं, इसको हम लोग अल्टरनेटिंग क्वांटिटी बोलते हैं। तो ऐसे अल्टरनेटिंग क्वांटिटी को ये फेजर डायग्राम जो है हम लोग को डिस्क्राइब करने में या हम कहें एनालाइज करने में या हम कहें इन सभी का एडिशन करने में, ये हमारा जो है फेजर डायग्राम बड़ा ही यूजफुल है। और इस फेजर डायग्राम्स को लेके हम लोग किसी भी अल्टरनेटिंग क्वांटिटी को हम लोग डिस्क्रिप्शन या उसका एनालिसिस जो है या उसका एडिशन, मतलब एक से या अधिक अगर हमारे पास कोई भी अल्टरनेटिंग क्वांटिटी है तो उसको अगर हम जोड़ना चाहें तो इस फेजर डायग्राम के बेसिस पे बड़ा ही आसानी से कर सकते हैं। अगर दूसरा तरीका से कहें तो हम लोग कोई भी अल्टरनेटिंग क्वांटिटी को इस फेजर डायग्राम के मदद से बड़ा ही आसानी तरीक़ा से मैथमेटिकली हैंडल कर सकते हैं, और इसलिए हमारा ये फेजर डायग्राम जो है बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। अब हम लोग देखते हैं कि ये जो फेजर है और कोई भी अल्टरनेटिंग क्वांटिटी है, उन दोनों के बीच में एक रिलेशन जो है कैसे बनता है। इस रिलेशन को जानने से पहले हम लोग देखते हैं
कि किसी भी वर्टिकल लाइन पे अगर किसी भी रोटेटिंग वेक्टर का अगर हम प्रोजेक्शन लेते हैं तो इसका मीनिंग क्या होता है। तो इसके लिए हम लोग एक रोटेटिंग वेक्टर को कंसीडर करते हैं। मान लेते हैं हमारे पास एक रोटेटिंग वेक्टर है जिसका लेंथ इतना है, और जैसे ये रोटेटिंग वेक्टर ऐसे एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा इस पार्टिकुलर ओरिजिन पे, तो ऑब्वियस है कि एक जो पाथ ट्रेस्ड आउट होगा ये कैसा होगा, एक सर्कुलर पाथ होगा। अब इसको हम लोग बोल रहे हैं वर्टिकल लाइन। अब इस रोटेटिंग वेक्टर का इस वर्टिकल लाइन पे प्रोजेक्शन होता क्या है, इसके बारे में हम लोग थोड़ा जानते हैं। तो इस वेक्टर का अगर इस लाइन पर प्रोजेक्शन दिखाना है तो सबसे पहले हम लोग कैसे समझेंगे, इधर से इस डायरेक्शन से हम लोग क्या करेंगे, एक लाइट को इंसिडेंट कराएंगे इस रोटेटिंग वेक्टर पे, और जब हमारा ये लाइट का कोई सोर्स है, इधर से लाइट आके इस रोटेटिंग वेक्टर पे इंसिडेंट करेगा। अब ये जो रोटेटिंग वेक्टर है इस पोजीशन पे है, तो इस पोजीशन पे ही है, जो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है इसी के अलोंग है। तो ये जो लाइट यहाँ पे आएगा, तो ये लाइट पड़ने से इस रोटेटिंग वेक्टर का जो शेडो है वर्टिकल लाइन पे, ये यहाँ पे एक पॉइंट जैसे दिखाई देगा। ठीक उसी तरह अगर ये वेक्टर रोटेट करके मानते हैं किसी इस पोजीशन पे आ गया, और इस पोजीशन के पे आने के बाद अगर इस लाइट यहाँ पे इंसिडेंट करा, तो लाइट इंसिडेंट करने के बाद इसका जो शेडो है अगर हम इस वर्टिकल लाइन पे देखें तो कहाँ तक होगा, इसको हम लोग देखते हैं। तो इसका जो वेक्टर का रोटेटिंग वेक्टर का जो टिप है, इस टिप पॉइंट से हम लोग यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे, और इसका जो लाइट का जो शेडो है, इसका शेडो इस वर्टिकल लाइन पे यहाँ तक होगा, मतलब ओरिजिन से लेके इस पोजीशन तक। तो अगर हम कहें इस रोटेटिंग वेक्टर का इस वर्टिकल लाइन पे इस वक्त प्रोजेक्शन क्या है, तो हम कह सकते हैं कि ये लाइट इंसिडेंट होने की वजह से इस रोटेटिंग वेक्टर का जो शेडो फॉर्म हुआ है इस वर्टिकल लाइन पे, यही शेडो का जो लेंथ है, इसी लेंथ को हम लोग कहेंगे प्रोजेक्शन ऑफ रोटेटिंग वेक्टर ऑन वर्टिकल लाइन। ठीक उसी तरह अगर ये रोटेटिंग वेक्टर इस पोजीशन पे है, तो ठीक उसी तरह यहाँ पे जब लाइट इंसिडेंट करेगा तो इसका शेडो ये वर्टिकल लाइन पे कहाँ तक होगा, तो यहाँ से इसका जो टिप है यहाँ से फिर हम परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे, और यहाँ से लेके यहाँ तक का जो लेंथ है, ये लेंथ हमारा हो जाएगा लेंथ ऑफ शेडो, और इसी लेंथ ऑफ शेडो को ही हम लोग कहेंगे प्रोजेक्शन ऑफ रोटेटिंग वेक्टर ऑन वर्टिकल लाइन इस पॉइंट पे। तो प्रोजेक्शन का मतलब अगर हमको सीधा तरीका से समझना है तो हम ये कह सकते हैं कि जब लाइट किसी भी रोटेटिंग वेक्टर पे इंसिडेंट होता है, तो वो इंसिडेंट होने के बाद उस रोटेटिंग वेक्टर का वर्टिकल लाइन पे कितना बड़ा शेडो फॉर्म हो रहा है, उसी शेडो का जो लेंथ है उसी को हम लोग प्रोजेक्शन ऑफ रोटेटिंग वेक्टर ऑन वर्टिकल लाइन कहेंगे। अब हम लोग देखते हैं कि ये जो फेजर है और अल्टरनेटिंग क्वांटिटी है, ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है कैसे। तो इसके लिए हम लोग एक यहाँ पे कंसीडर करते हैं कि हमारे पास एक फेजर है या रोटेटिंग वेक्टर जो कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ऐसे घूम रहा है इस पार्टिकुलर ओरिजिन पे। तो अगर ये रोटेटिंग वेक्टर अगर 360 डिग्री से रोटेट करे तो ऑब्वियस है कि एक सर्कुलर पाथ बनेगा, और ये हमारा हो गया वर्टिकल लाइन। अब हम लोग देखेंगे कि ये जो रोटेटिंग वेक्टर है शुरुआत में ये हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ एकदम पैरेलल है, तो ऑब्वियस है कि ये वाला रोटेटिंग वेक्टर इस वक्त 0 डिग्री बना रहा है इस वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ। इस वक्त अगर हम इसका प्रोजेक्शन इस वर्टिकल लाइन पे लें, तो इधर से अगर हम लाइट पे उठा के इस रोटेटिंग वेक्टर का प्रोजेक्शन इस वक्त अगर हम वर्टिकल लाइन पे लें, तो इसका प्रोजेक्शन जो होगा एकदम यहाँ पे बूंदा जैसे दिखाई देगा, पॉइंट जैसे दिखाई देगा। ठीक उसी तरह अगर ये रोटेटिंग वेक्टर रोटेट करते हुए मान लेते हैं कि 30 डिग्री का रोटेशन करके इस पोजीशन पे चला गया,
और इस पोजीशन पे गया और उस वक्त हम लाइट इधर से सेंड करके इसका प्रोजेक्शन इस वर्टिकल लाइन पे दिखाएं, तो ऑब्वियस है कि यहाँ से इसका जो टिप है यहाँ से हम लोग एक परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे और यहाँ से लेके इस ओरिजिन से लेके इस एरो जो दिखाई दे रहा है यहाँ तक का जो लेंथ होगा ये होगा प्रोजेक्शन ऑफ दिस वेक्टर इस पोजीशन पे। ठीक उसी तरह अगर ये रोटेटिंग वेक्टर मान लेते हैं कि हमारा कुछ और ज़्यादा एंगल बना लिया, 70 डिग्री बना लिया, तो उस वक्त फिर अगर हम इसका प्रोजेक्शन लें तो यहाँ से हम क्या करेंगे, फिर परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करेंगे और इस ओरिजिन से लेके ये जो यहाँ तक का एरो है यहाँ तक का जो लेंथ होगा ये प्रोजेक्शन हो जाएगा। ठीक उसी तरह अगर ये रोटेटिंग वेक्टर यहाँ पे एकदम वर्टिकल हो गया तो वर्टिकल होने का मतलब 90 डिग्री बना लेगा, उस वक्त सबसे बड़ा लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन आएगा। तो हम लोग देख के आ रहे हैं कि जैसे जैसे रोटेटिंग वेक्टर 0 डिग्री से 90 डिग्री तक गया, शुरुआत में यहाँ तक लेंथ था इस पोजीशन पे 30 डिग्री पे, फिर 70 डिग्री पे इतना बड़ा लेंथ हुआ, 90 डिग्री पे सबसे बड़ा लेंथ हो गया। तो लेंथ जो है प्रोजेक्शन का, इस रोटेटिंग वेक्टर का जो प्रोजेक्शन हम वर्टिकल लाइन पे ले रहे हैं, तो ये जो प्रोजेक्शन का जो लेंथ है ये तुम्हारा बढ़ते जा रहा है जब रोटेटिंग वेक्टर 0 डिग्री से 90 डिग्री तक रोटेट कर रहा है। ठीक उसी तरह अगर ये रोटेटिंग वेक्टर 90 डिग्री से इधर आए, मान लेते हैं यहाँ पे आ गया और यहाँ से कुछ एंगल बनाया, तो इस केस में अगर हम देखें तो अब इधर से लाइट हम सेंड करेंगे, इधर से लाइट हम सेंड करेंगे और इस रोटेटिंग वेक्टर का प्रोजेक्शन फिर वर्टिकल लाइन पे ही है अगर हम देखें तो हमारा कैसे आएगा, फिर इसका जो टिप है यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे और यहाँ से लेके यहाँ तक इसका शेडो होगा और यही हो जाएगा इसका प्रोजेक्शन। ठीक उसी तरह ये रोटेटिंग वेक्टर और अपना एंगल इंक्रीज करते जाए और इस वक्त हम प्रोजेक्शन ले तो इसका प्रोजेक्शन जो होगा यहाँ तक इस पोजीशन तक होगा। तो हम लोग देख क्या रहे हैं कि यहाँ तक लेंथ, प्रोजेक्शन का जो लेंथ है वो इंक्रीज हो रहा था। जैसे जैसे 90 से 180 डिग्री की तरफ ये रोटेटिंग वेक्टर बेंड करना शुरू किया, रोटेट करना शुरू किया, तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि प्रोजेक्शन का जो लेंथ है वो घटना शुरू हो गया। यहाँ पे मैक्सिमम था, यहाँ पे आया तो थोड़ा घट गया, यहाँ पे आया तो और घट गया। अगर ये रोटेटिंग वेक्टर एकदम 1 से 80 डिग्री से रोटेट कर ले यहाँ से यहाँ तक, तो इसका प्रोजेक्शन होगा तो एकदम बूंदा की तरह, इसका मतलब हो गया कि एकदम कम लेंथ का हो जाएगा। ठीक उसी तरह अगर इस डायरेक्शन में चले 1 से 80 डिग्री से लेकर 2 से 70 डिग्री तक, तो हम लोग क्या देखेंगे कि अब इधर आ गया मानते हैं या यहाँ पे आ गया, तो इसका अब इस पोजीशन पे देखें तो इतना प्रोजेक्शन हो गया, इस पोजीशन पे देखें तो इतना प्रोजेक्शन हो गया। अगर 270 डिग्री का रोटेशन कर लिया तो ये सबसे बड़ा लेंथ हो गया। फिर उसी तरह 270 से 60 डिग्री तक, 360 डिग्री तक ये रोटेटिंग वेक्टर जाए तो हम लोग क्या देख रहे हैं, अब फिर ये इसका जो फेजर का जो प्रोजेक्शन है इस वर्टिकल लाइन पे ये घटेगा। तो यहाँ तक तो इधर लाइट था, अब इसका प्रोजेक्शन निकालना है तो अब इधर से हम लाइट सेंड करेंगे, इधर से लाइट सेंड करेंगे और लाइट सेंड करेंगे तो इसका जो प्रोजेक्शन है इस पॉइंट पे यहाँ होगा, फिर यहाँ पे आ गया तो यहाँ तक प्रोजेक्शन होगा। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि जैसे जैसे इधर से घट रहा है, इधर से जब 270 डिग्री से 360 डिग्री तक ये रोटेटिंग वेक्टर चल रहा है, रोटेट कर रहा है, तो ये जो फेजर है इसका जो प्रोजेक्शन है वर्टिकल लाइन पे, इसका लेंथ घट रहा है। यहाँ पे मैक्सिमम था, यहाँ पे गया तो इतना ही हुआ, फिर यहाँ पे गया तो और घट गया। इस पोजीशन पे अगर ये वेक्टर चला जाए फिर तो इसका फिर लेंथ रिड्यूस होकर 0 हो जाएगा। तो ओवरऑल हम लोग क्या देख रहे हैं कि जैसे जैसे ये फेजर 0 डिग्री से 90 डिग्री तक रोटेट कर रहा है, लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन जो है इंक्रीज होते हुए जा रहा है। ठीक उसी तरह 90 डिग्री से जब 180 डिग्री तक का रोटेशन हो रहा है यहाँ से यहाँ तक, तो लेंथ ऑफ जो प्रोजेक्शन है ये तुम्हारा डिक्रीज होते हुए जा रहा है। फिर अगर 1 से 80 से 2 से 70 डिग्री का तक का रोटेशन ऐसे हो रहा है तो लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन जो है फिर हम लोग को देख रहा है कि बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है। और ठीक
2 से 70 डिग्री से 3 से 60 डिग्री तक जा रहा है, तो फिर हमारा लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन जो है हमारा घट रहा है। अब हम लोग इस जो लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन है वर्टिकल लाइन पे उसके बीच और जितने एंगल से ये रोटेटिंग वेक्टर रोटेट किया हुआ है इन दोनों के बीच में यहाँ पे एक ग्राफ खींचते हैं, तो ग्राफ आएगा कैसे, इसके बारे में हम लोग थोड़ा देखते हैं। तो हम लोग ये मान लेते हैं, अब ये हो गया हमारा इधर, ये हमारा हो गया कि लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन कितना है, और इधर हो गया कि जितना एंगल से ये जो रोटेटिंग वेक्टर रोटेट कर रहा है उसका। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि 0 से 90 डिग्री तक लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन बढ़ रहा है। टाइम t इज इक्वल टू 0 पे प्रोजेक्शन का जो लेंथ था एकदम कम था, जैसे जैसे बढ़ा तो ये हमारा प्रोजेक्शन का लेंथ 0 से 90 डिग्री तक हमारा बढ़ रहा है। तो इसको अगर हम 90 डिग्री मानते हैं, इसको 90 डिग्री, तो ये मैक्सिमम हो गया। अब 90 से 180 डिग्री तक, 90 से 180 डिग्री तक लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन घट रहा है, तो इस प्रोजेक्शन का अब लेंथ घटना चाहिए। अब ऐसे घट के ऐसे आ गया, ये हमारा 1 से 80 डिग्री हो गया। अब यहाँ तक हो गया, यहाँ से लेके यहाँ तक पहले लेंथ बढ़ा 90 डिग्री तक, फिर 90 से 180 डिग्री तक प्रोजेक्शन का लेंथ घटा। अब ये घटते हुए ये हमारा एकदम इस पॉइंट पे जाके मिनिमम हो गया, ये हमारा 180 डिग्री हो गया। अब हम लोग क्या देख रहे हैं, ये हमारा 0 डिग्री हो गया। अब हम लोग क्या देख रहे हैं कि जब 180 डिग्री से 273 डिग्री तक जा रहा है, तो अपोजिट डायरेक्शन में, ये हमारा पॉजिटिव डायरेक्शन है, तो ये हमारा अपोजिट डायरेक्शन में फिर यहाँ से लेके यहाँ तक बढ़ रहा है। 1 से 80 से 2 से 70 तक लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन जो है बढ़ रहा है। तो 1 से 80 से हमारा फिर अब क्या हुआ, बढ़ना शुरू हो गया, और बढ़ते बढ़ते हमारा 2 से 70 डिग्री पे हमारा क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। फिर उसके बाद अगर 3 से 60 डिग्री तक रोटेटिंग वेक्टर जाए तो इसका लेंथ क्या हो जाएगा, फिर घटना शुरू हो गया। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ऐसे घटते हुए ये 3 से 60 डिग्री पे ये 0 हो जाएगा। तो अब इसको, ये जो टिप है, इसको अगर हम ज्वाइन करें ऐसे ऐसे, तो ये जो डायग्राम आ रहा है ये कैसा आ रहा है, साइन कर्व। और ये साइन कर्व क्या है, ये तो अल्टरनेटिंग क्वांटिटी है, क्योंकि इसका जो मैग्नीट्यूड है टाइम के साथ कंटिन्यूसली वेरी करता है और डायरेक्शन भी प्रेडिकली चेंज करता है। तो ओवरऑल हम क्या कह सकते हैं कि किसी भी अल्टरनेटिंग क्वांटिटी को अगर हमको रिप्रेजेंट करना है, तो उसको रिप्रेजेंटेशन करने के लिए हम लोग जो फेजर का कंसेप्ट है इसको हम लोग बिल्कुल यूज कर सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं इस फेजर्स का कुछ प्रॉपर्टीज़। तो सबसे पहला प्रॉपर्टी के बारे में अगर हम बात करें, तो पहला प्रॉपर्टी क्या है कि ये जो फेजर है, इस फेजर का जो लेंथ है, इस अल्टरनेटिंग क्वांटिटी जो है, इस अल्टरनेटिंग क्वांटिटी का जो एम्पलीट्यूड है उसका इक्वल होगा। मतलब हमारे पास कोई फेजर है जो कि एंटी क्लॉकवाइज कांस्टेंट स्पीड से रोटेट कर रहा है, तो इसकी वजह से जो अल्टरनेटिंग क्वांटिटी आएगा, तो इस अल्टरनेटिंग क्वांटिटी का जो एम्पलीट्यूड होता है, ये वाला सबसे मैक्सिमम वैल्यू, उस एम्पलीट्यूड का जो लेंथ है इस फेजर का जो लेंथ है उससे एकदम इक्वल होगा। ये फेजर का पहला प्रॉपर्टी हो गया। दूसरा प्रॉपर्टी के बारे में अगर हम बात करें, तो जब ये फेजर रोटेट करता है तो ये रोटेट करते वक्त किसी कांस्टेंट एंगुलर स्पीड से रोटेट करता है, और ये एंगुलर स्पीड इस अल्टरनेटिंग क्वांटिटी का जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी होता है, इस एंगुलर फ्रीक्वेंसी का
इक्वल होगा। ये दूसरा प्रॉपर्टी है कि ये जो जिस एंगुलर स्पीड से घूम रहा है और इसके घूमने की वजह से जो हमारा अल्टरनेटिंग क्वांटिटी आ रहा है, तो इस अल्टरनेटिंग क्वांटिटी का जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी होगा उसका वैल्यू और इसका जिस एंगुलर स्पीड से ये फेजर घूम रहा है उन दोनों का वैल्यू एग्जैक्टली सेम होगा। और एंगुलर स्पीड का जो हम लोग इसका नोटेशन दोनों का ही सेम ही कहते हैं। इसका जो वैल्यू होता है 2 पाई एफ हम कहेंगे या 2 पाई बाई कैपिटल टी, ये हम लोग कहते हैं। और इसका तीसरा प्रॉपर्टी हमारा ये हो गया कि किसी भी एक पार्टिकुलर टाइम पे ये जो फेजर है हॉरिजेंटल के साथ जो एंगल बना रहा है, जिसे हम लोग रोटेटिंग एंगल कह सकते हैं, ये जो एंगल है ये कितने के बराबर होगा, इसमें जो अल्टरनेटिंग क्वांटिटी का इसी टाइम पे, जिस टाइम पे हम एंगल कंसीडर कर रहे हैं उसी टाइम पे ये अल्टरनेटिंग क्वांटिटी का जो फेज होगा वो फेज का वैल्यू और इसका रोटेटिंग एंगल का जो वैल्यू होगा एग्जैक्टली सेम होगा। और चौथा हम लोग कहेंगे कि किसी भी पार्टिकुलर टाइम पे इस फेजर का अगर हम वर्टिकल लाइन पे प्रोजेक्शन जो लेते हैं, वो जो प्रोजेक्शन का लेंथ होगा उसी पार्टिकुलर टाइम पे इस अल्टरनेटिंग क्वांटिटी का इंस्टेंटेनियस वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा। इंस्टेंटेनियस वैल्यू कहने का मतलब ये हो गया, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि अल्टरनेटिंग क्वांटिटी का जो मैग्नीट्यूड है, ये जो वैल्यू है शुरू में 0 था, फिर इंक्रीज होते हुए एक मैक्सिमम वैल्यू तक रीच किया। तो अगर हमको जानना है कि इस पार्टिकुलर टाइम पे इसका वैल्यू कितना है, तो उसके लिए उस पार्टिकुलर टाइम पे हम लोग ये जो फेजर है उसका प्रोजेक्शन वर्टिकल लाइन पे लेंगे। और जब हम प्रोजेक्शन लेंगे तो जो प्रोजेक्शन का लेंथ होगा वो लेंथ इस टाइम पे इसका जो वैल्यू है उस वैल्यू को रिप्रेजेंट कर देगा। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि जो किसी भी पार्टिकुलर टाइम पे जो फेजर का प्रोजेक्शन होगा वो प्रोजेक्शन का लेंथ उसी पार्टिकुलर टाइम पे जो अल्टरनेटिंग क्वांटिटी है उस अल्टरनेटिंग क्वांटिटी का जो इंस्टेंटेनियस वैल्यू है उसको रिप्रेजेंट करेगा। तो ये हमारा 4 प्रॉपर्टीज़ हो गया फेजर्स का। और एक बात और हम लोग को ध्यान में रखना है कि ये जितने भी हमने बताया इन सारे केसेस में इस फेजर का हमने प्रोजेक्शन वर्टिकल लाइन पे दिखाया है, मगर अगर हम इस फेजर्स का प्रोजेक्शन वर्टिकल लाइन पे न लेके अगर हॉरिजेंटल लाइन पे भी लें तब भी जो है इसका फिजिक्स या इसका फिजिक्स एग्जैक्टली सेम होगा। तो जिस हॉरिजेंटल लाइन पे या वर्टिकल लाइन पे जिस पे भी आप प्रोजेक्शन इस फेजर्स का लेके अगर आप स्टडी करना चाहते हैं तो हम लोग को कोई दिक्कत नहीं होता है। बहुत सारे अलग अलग किताब में अलग अलग तरीके से किया जाता है, तो इसको हम लोग को एक और बात जो है ध्यान में रख के चलना होगा। अब हम लोग देखते हैं कि अगर कोई भी हमारे पास कोई अल्टरनेटिंग क्वांटिटी है, उस अल्टरनेटिंग क्वांटिटी का जो इंस्टेंटेनियस वैल्यू है उसको हम लोग इस फेजर के हेल्प से कैसे किसी भी पार्टिकुलर टाइम पे निकाल पाएंगे। तो इसके लिए हम लोग एक अल्टरनेटिंग जो क्वांटिटी है इसको कंसीडर करते हैं। जैसे कि एक हमारे पास अल्टरनेटिंग क्वांटिटी है, जैसे अल्टरनेटिंग करंट ही हो गया, क्योंकि अल्टरनेटिंग करंट जो हम लोग जानते हैं टाइम के साथ उसका मैग्नीट्यूड चेंज होता ही है और प्रेडिकली अपने डायरेक्शन को रिवर्स करता है। तो हमारा अल्टरनेटिंग क्वांटिटी जो है एक अल्टरनेटिंग क्वांटिटी का एग्जांपल हो गया। अब हम लोग एक अल्टरनेटिंग करंट लिए हैं, उसका ग्राफ हम लोग खींचे हुए हैं। इधर इस डायरेक्शन में हम लोग का हो गया ओमेगा टी और एक करंट का वैल्यू आई। ये हो गया करंट किसी भी पार्टिकुलर टाइम पे, ये जैसे जैसे टाइम होगा टाइम इंक्रीज होते रहेगा, तो इस तरह से। अब हमको मानते हैं कि इस पॉइंट पे हमको जानना है कि अल्टरनेटिंग करंट का जो करंट का वैल्यू है वो कितना है,
क्योंकि अल्टरनेटिंग करंट का मतलब ही है टाइम के साथ इसका मैग्नीट्यूड तो चेंज होते रहेगा। तो अलग अलग पॉइंट पे करंट का जो वैल्यू होगा वो अलग अलग होगा, उसी अलग अलग टाइम पे अलग अलग जो वैल्यू होता है उसी को हम लोग इंस्टेंटेनियस वैल्यू बोलते हैं। तो अगर हम लोग इस पार्टिकुलर पॉइंट पे अगर हम जानना चाहें कि करंट का वैल्यू कितना है और इसको हम निकालना चाहें तो इस ग्राफ से हम लोग को थोड़ा दिक्कत होगा, मगर अगर हम फेज़र को यूज़ करें तो ये हमारे लिए बड़ा ही आसान चीज़ हो जाता है। हम लोग एक फेज़र को कंसीडर करेंगे और जब हम फेज़र कंसीडर करेंगे तो हम लोग को कुछ बात ध्यान में भी रखना पड़ेगा। जैसे कि अगर ये अल्टरनेटिंग करंट है तो इसका एम्पलीट्यूड कुछ होगा जिसको हम लोग मानते हैं आई नॉट। तो ये जितना इस करंट का जो अल्टरनेटिंग करंट का जो एम्पलीट्यूड है उतना ही एम्पलीट्यूड का एक हम लोगों को फेज़र कंसीडर करना पड़ेगा। इसका भी लेंथ कितना होना पड़ा, इसका जो एम्पलीट्यूड है उतना। दूसरा चीज़ हम लोग को क्या कंसीडर करना पड़ा कि ये जो अल्टरनेटिंग करंट है इसका जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है वो एंगुलर फ्रीक्वेंसी का वैल्यू और ये जो फेज़र जिस कांस्टेंट एंगुलर स्पीड से चलता है वो दोनों का वैल्यू क्या होना पड़ा, एग्जैक्टली सेम होना पड़ा। और उस वक्त अगर हम ऐसा कंसीडर करके चलते हैं तो हमारा ये बिल्कुल इसका और इसका मैथमेटिक्स जो है एग्जैक्टली मैच करेगा। अब हम लोग जानते हैं कि इस पॉइंट पे अगर हमको अल्टरनेटिंग करंट का जो वैल्यू निकालना है तो उसको कैसे निकालेंगे। तो उसको निकालने के लिए हम लोग ये देखेंगे कि इस पॉइंट पे इस अल्टरनेटिंग करंट का फेज कितना है। तो मान लेते हैं फेज इज इक्वल टू ओमेगा टी है इस पार्टिकुलर टाइम पे। तो हम लोग करेंगे क्या कि इस फेज का जो करस्पॉन्डिंग रोटेटिंग एंगल है यहाँ पे हम लोग उतना ही रोटेटिंग एंगल पे इस फेज को हम लोग रोटेट करके रखेंगे और इसका जो प्रोजेक्शन है हम लोग इस वर्टिकल लाइन पे एक लेंगे उस टाइम का। तो जब हम इसका प्रोजेक्शन वर्टिकल लाइन पे लेंगे तो जो यहाँ से लेके यहाँ तक जो शेडो आएगा, ये जो लेंथ आएगा, यही शेडो या लेंथ इस वक्त का इंस्टेंटेनियस जो वैल्यू है उसको रिप्रेजेंट करेगा। तो अगर हमको इसका वैल्यू चाहिए तो इसके लिए हम लोग अगर इसका वैल्यू निकाल लें इस लेंथ का तो हमारा इंस्टेंटेनियस वैल्यू इस वक्त का कितना होगा, निकल जाएगा। तो इससे ग्राफ से हम लोग को भले ही निकालना थोड़ा टफ है मगर इससे हम लोग को निकालना इतना टफ नहीं है। हम लोग करेंगे क्या, अब जैसे ये ओमेगा टी है तो ये भी हो जाएगा ओमेगा टी अल्टरनेट एंगल के हिसाब से। अब हम लोग इस ट्रेंगल में, ये जो ट्रेंगल दिख रहा है इसमें अगर हम साइन थीटा को यूज़ करें या साइन ओमेगा टी, क्योंकि एंगल ओमेगा टी है तो साइन ओमेगा टी क्या हो जाता है, पी बाई एच। तो हम लोग साइन ओमेगा टी इज इक्वल टू पी परपेंडिकुलर, तो ये तो हमारा हो गया 90 डिग्री, तो ये हो गया बेस और ये हमारा हो गया, इसका कुछ नाम दे देते हैं ओ ए बी ऐसे। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि साइन ओमेगा टी इक्वल टू पी बाई एच। पी का वैल्यू हो गया ओ से लेके बी तक और एच का जो वैल्यू हो गया ओ से लेके ए तक, ए वाला। तो साइन ओमेगा टी इज इक्वल टू ओ बी यहाँ से लेके यहाँ तक और ओ ए का मतलब क्या हो गया, आई नॉट। तो ओ बी इज इक्वल टू हमारा क्या हो गया, आई नॉट साइन ओमेगा टी। और ओ बी हमारा क्या है, ये तो लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन है। तो इस वक्त जो इसका इंस्टेंटेनियस वैल्यू होगा वो इंस्टेंटेनियस वैल्यू ओ बी देगा। तो इसका मतलब ये जो होगा इस टाइम का इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट जो होगा उसका वैल्यू होगा। इसलिए हम लोग कह सकते हैं आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, इस तरह से। और हम लोग जानते हैं कि यही है हमारा अल्टरनेटिंग करंट का ओरिजिनल फार्मूला, आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, जो कि आई नॉट का मतलब हो गया पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट और आई का मतलब हो गया इंस्टेंटेनियस वैल्यू। तो हम लोग देखें क्या कि इस अल्टरनेटिंग क्वांटिटी का जो है फेजर डायग्राम का हेल्प से जो है हम लोग बड़ा ही आसानी तरीक़ा से इसका जो वैल्यू है हम लोग इसको निकाल पा रहे हैं। उसी तरह अगर हम अल्टरनेटिंग वोल्टेज का भी फार्मूला डिराइव करना चाहते हैं तो इसी हिसाब से हम लोग अल्टरनेटिंग वोल्टेज का भी फार्मूला इस तरह से हम लोग डिराइव
कर सकते हैं। अब अगर हम इसका प्रोजेक्शन वर्टिकल लाइन पे ना लेके अगर हम इस हॉरिजेंटल लाइन पे अगर हम लेते हैं, यहाँ पे हॉरिजेंटल लाइन पे अगर हम प्रोजेक्शन देंगे तो ये जो लेंथ होगा इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट को रिप्रेजेंट करेगा। तो इस केस में भी देखते हैं कि फॉर्मूला कैसे आता है। तो इस केस में अगर हम इसको कंसीडर करें तो इसको नाम दे देते हैं, इस पॉइंट का नाम देते हैं C। तो OAC जो एक ट्रायंगल है, इसमें अगर हम cos ओमेगा t लिखें तो इसका वैल्यू कितना होता है B/H। तो cos ओमेगा t इज इक्वल टू B का मतलब हो गया, अब ये तो हमारा 90 डिग्री है तो ये हो गया बेस OC, और H का मतलब हो गया ये जो है हमारा OA, तो ये तो OA I0 है। तो OC इज इक्वल टू क्या हो गया हमारा I0 cos ओमेगा t, और OC ये तो प्रोजेक्शन का लेंथ है, तो ये वाला क्या दे देगा हमारा इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट देगा। तो I इज इक्वल टू I0 cos ओमेगा t। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि अगर हम वर्टिकल लाइन पे प्रोजेक्शन ले रहे हैं तो साइन के टर्म में आ रहा है, और अगर हम इस हॉरिजेंटल लाइन पे प्रोजेक्शन ले रहे हैं तो कॉस के टर्म में आ रहा है। तो बहुत सारे किताब में इसको लेके कंसिडर करके बनाया हुआ है, बहुत सारे किताब में इसको, तो आप किसी एक को लेके बना सकते हैं और कर सकते हैं, और इसमें कोई दिक्कत हमारा नहीं होता है। तो ओवरऑल अब यहाँ पे इस केस में अगर अल्टरनेटिंग वोल्टेज का भी बात करें तो ये कितना फॉर्मूला आएगा E इक्वल टू E0 cos ओमेगा t, ऐसे आ जाएगा। तो ओवरऑल हम लोग ये कह सकते हैं कि इस अल्टरनेटिंग क्वांटिटी को अगर हमको एनालिसिस करना है, डिस्क्रिप्शन करना है या इसको स्टडी करना है, तो ये जो फेज़र डायग्राम है, इस फेज़र डायग्राम से हम लोग को बड़ा ही आसान हो जाता है, क्योंकि मैथमेटिकली हैंडल करना हम लोग देख ही रहे हैं कैसा है। अगर इस ग्राफ से हमको निकालना पड़ जाए सीधे तो ये हम लोगों के लिए थोड़ा टफ है, मगर इस फेज़र डायग्राम के हेल्प से हम लोग बस बड़ा ही आसानी तरीक़ा से इसका मैथमेटिक्स जो है और इस एक्सप्रेशन जो है इसको निकाल पाएँ। और ये रीज़न है कि हम लोग फेज़र डायग्राम को ज़्यादा फोकस करके अल्टरनेटिंग क्वांटिटी को पढ़ने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब हम लोग एक और क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, जैसे कि अगर हम कहें कि क्या ये फेज़र एक रियल फिजिकल क्वांटिटी या एक रियल वेक्टर क्वांटिटी है, जैसे कि हमारा वेलोसिटी, मोमेंटम, इलेक्ट्रिक फील्ड, ये सारे के सारे ये हमारे रियल फिजिकल क्वांटिटीज़ भी हैं और रियल वेक्टर क्वांटिटीज़ भी हैं। इसके पास, इन तीनों के पास मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होता है, और वेक्टर लॉ जो है उसको भी ओबे करता है, और इसलिए इन तीनों को हम लोग एक रियल वेक्टर क्वांटिटी भी कहते हैं। मगर अगर हम इस फेज़र की बात करें तो ये रियल फिजिकल क्वांटिटी या रियल वेक्टर क्वांटिटी है कि नहीं, तो इसका अगर हम आंसर बोलें तो ये होगा नो। ये फेज़र रियल फिजिकल क्वांटिटी भी नहीं है, जैसे कि ये हमने लिखा है, और बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटीज़ हमने फिजिक्स में पढ़ा हुआ है, और ये वेक्टर क्वांटिटी भी नहीं है। हाँ, हम लोग इसको एक रोटेटिंग वेक्टर की तरह ट्रीट करते हैं, इसलिए जब इसको हम रोटेटिंग वेक्टर की तरह ट्रीट करते हैं और इसको एक एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करते हैं, तो इसका जो मैथमेटिक्स है, अल्टरनेटिंग क्वांटिटी का जो मैथमेटिक्स है उससे एग्जैक्टली रिजेंबल करता है। तो हम लोग को कोई भी अल्टरनेटिंग क्वांटिटी को पढ़ना है तो इस फेज़र के हेल्प से हम लोग को उस अल्टरनेटिंग क्वांटिटी को पढ़ने में आसान हो जाता है, और यही रीज़न है कि इस फेज़र को हम लोग एक रोटेटिंग वेक्टर की तरह ट्रीट करके पढ़ाई करते हैं, मगर ये एक्चुअली में कोई भी रियल फिजिकल क्वांटिटी या कोई भी एक रियल वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। अब हम एक क्वेश्चन को देखते हैं। ये हमारा एक फेज़र डायग्राम है, और इस फेज़र डायग्राम में हमने दो फेज़र को कंसिडर किया है, एक वोल्टेज फेज़र है और एक करंट फेज़र है। और हमारा क्वेश्चन ये है कि कौन सा फेज़र का जो वैल्यू है वो ग्रेटर है। तो ऐसे देख के लग रहा है कि चूँकि इस फेज़र का लेंथ ज़्यादा है वोल्टेज फेज़र का, तो ऑब्वियस है कि E0 का जो वैल्यू है I0 के वैल्यू से ग्रेटर है। मगर अगर हम इसको थोड़ा ध्यान से सोचें तो एक्चुअली में
इसका वैल्यू इससे ग्रेटर है, हम लोग ऐसे नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि ये जो करंट है, जब हम करंट को मेजरमेंट करते हैं तो इसका यूनिट क्या है? एम्पियर। और जब हम वोल्टेज को मेजरमेंट करते हैं तो इसका यूनिट क्या है? वोल्ट। तो अगर ये दोनों का यूनिट सेम होता, ये भी एम्पियर में होता, ये भी एम्पियर में होता, तब जाके उस केस में हम कह सकते हैं कि अगर ये छोटा लेंथ का फेजर है तो इसका वैल्यू छोटा होगा और ये बड़ा लेंथ का जो फेजर है इसका वैल्यू बड़ा होगा। मगर हम क्या देख रहे हैं कि इसका जो इस फेजर का जो यूनिट है वो तो वोल्ट है, और इस फेजर का जो करंट का जो फेजर है इसका जो यूनिट है ये तो एम्पियर है। तो अगर दोनों का अगर यूनिट डिफरेंस है तो उस केस में हम लोग इसका वैल्यू इससे ग्रेटर है या इसका वैल्यू इससे ग्रेटर है, हम लोग कंपेयर नहीं कर सकते हैं। तो इसमें हम लोग को ध्यान रखना हो कि कोई भी फेजर अगर हम ड्रा करें तो फेजर का लेंथ देख के हम लोग सीधे नहीं कह दें कि ये फेजर इससे ग्रेटर होगा या ये फेजर का वैल्यू इससे ग्रेटर होगा। हम लोग को पहले यूनिट देखना पड़ेगा। उन दोनों का यूनिट अगर सेम है तब हम उस केस में कह सकते हैं इसका जो वैल्यू है जो ज़्यादा लेंथ का है उसका वैल्यू ज़्यादा होगा। मगर यूनिट्स अगर दोनों का फेजर का डिफरेंस है तो उस केस में हम ये नहीं कंपेयर कर सकते हैं कि इसका वैल्यू इससे ज़्यादा हो, उसका लेंथ चाहे ही छोटा हो या बड़ा हो। हम लोग एक और क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में हमारे पास एक फेजर डायग्राम है और फेजर डायग्राम में एक फेजर दिया हुआ है जिसका लेंथ E0 है, और क्वेश्चन में पूछ रहा है कि जैसे ये फेजर बढ़ रहा है उस फेजर का जो इंस्टेंटेनियस वैल्यू का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है या कांस्टेंट है? तो इसको जानने के लिए सबसे पहले हम लोग फेजर की बारे में बात करें तो फेजर हम लोग जानते हैं कि ये काउंटर क्लॉकवाइज रोटेट करता है, मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो सबसे पहले ये फेजर ऐसे रोटेट कर रहा है, ये फेजर का जो डिफिनीशन है उससे हम लोग को क्लियर है। दूसरी बात, अगर इंस्टेंटेनियस वैल्यू जानना है तो हम लोग ये भी जानते हैं कि फेजर का जो टिप है उस टिप से हम लोग अगर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं किसी भी लाइन पे तो जो प्रोजेक्शन हमारा होता है वो प्रोजेक्शन जो है हमारा इंस्टेंटेनियस वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। तो इस केस में जो यहाँ पे चूँकि इस टिप से यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करा है हॉरिजॉन्टल लाइन पे, इसका मतलब प्रोजेक्शन जो है हॉरिजॉन्टल लाइन पे लिया हुआ है इस क्वेश्चन में। तो हमारा इस केस में इस वक्त इसका यहाँ से लेके यहाँ तक जो है इंस्टेंटेनियस वैल्यू होगा, और चूँकि इसका डायरेक्शन काउंटर क्लॉकवाइज है ये तो फेजर ऐसे ऐसे रोटेट करते चला आएगा नीचे 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 की तरफ। तो मान लेते हैं फेजर यहाँ पे आ गया इस पोजीशन पे, और इसका अगर हम प्रोजेक्शन इसी हॉरिजॉन्टल लाइन पे लें तो इस केस में यहाँ पे आ जाएगा। तो अब जो होगा इस प्रोजेक्शन का लेंथ यहाँ से लेके यहाँ तक होगा, जो कि हम देख रहे हैं पहले वाले से ग्रेटर है। तो ये वेक्टर जो फेजर है जब तक यहाँ हॉरिजॉन्टल लाइन का एकदम सामने नहीं आ जाए तब तक हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये जो प्रोजेक्शन का जो लेंथ है ये तुम्हारा बढ़ते चला जाएगा, और इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि ये जो प्रोजेक्शन का लेंथ बढ़ा तो इंस्टेंटेनियस भी वैल्यू बढ़ेगा, और यहाँ तक इस फेजर का जो इंस्टेंटेनियस वैल्यू है ये तुम्हारा बढ़ते चला जाएगा। तो हमारा इस केस में जो आंसर होगा इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग नहीं हो सकता है क्योंकि प्रोजेक्शन का लेंथ बढ़ रहा है, कांस्टेंट तो हो ही नहीं रहा है क्योंकि ये फेजर हमारा जो है काउंटर क्लॉकवाइज रोटेट करता है। तो हमारा आंसर इंक्रीजिंग होगा।